तो यार आज की इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है बेसिकली, इसके ये वाले ये टॉपिक्स हैं जो हमको रिव्यू करने हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं उसके बेसिक्स। तो बेसिक्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, कि कौन ट्रिगर करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन को। तो देखिए इन्फ्लेमेशन है तो सबसे पहले तो कोई इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो ट्रिगर करेगा, या तो फिर नेक्रोसिस अगर किसी भी टिश्यू का। नेक्रोसिस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेक्रोसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो नेक्रोसिस अगर हो जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, टिश्यू इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हिस्टोलॉजिक स्लाइड पे। तो क्या होता है कि जो टिश्यू है जिसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर हमको सबसे पहले न्यूट्रोफिल दिखते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे इंपॉर्टेंट सेल है यहाँ पे। न्यूट्रोफिल हमको दिख जाएंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और इसके साथ साथ हमको इडीमा दिखेगा। इडीमा यानी कि वाटर या फिर फ्लूइड फिल्ड टिश्यू होगी उसके अंदर। तो फ्लूइड जो होगा वो बीच बीच में भरा हुआ होगा टिश्यू के, व्हाइटिश कलर का। वहां पे कोई सेल नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन एरिया होगा व्हाइटिश, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा हमको। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे कि हिस्टोलॉजिक स्लाइड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये इसके बेसिक्स हो गए। अब इसके अंदर मीडिएटर्स इसको मीडिएट कौन करता है। तो मीडिएटर्स को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं लिख देता हूं पहले आप मीडिएटर्स। मीडिएटर्स तो वैसे मीडिएटर्स के काफी सारे हैं, तो इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको याद रखने की ट्रिक है मैच। जो लोग क्रिकेट फैंस होंगे या फुटबॉल फैंस होंगे, जो लोग यूएसएमएल की तैयारी करते हैं उनके लिए ये मैच शब्द की अहमियत बहुत ज्यादा होगी। मैच, ठीक है, एक ही करके लेंगे इनको मैच को। एम से क्या है, मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। फिर ए से अरैकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, अरैकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब अरैकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं अरैकिडोनिक एसिड मेटाबॉलाइट्स। ठीक है, टी से हो जाएगा टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, टी एल आर्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स। सी से हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और एच से हो जाएगा हेजुमेन फैक्टर। इसका भी आपने नाम सुना होगा हेजुमेन फैक्टर का। हेजुमेन फैक्टर बेसिकली 12th फैक्टर है क्लॉटिंग मैकेनिज्म का। 12th फैक्टर जो होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसका 12th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो है हेजुमेन फैक्टर। ठीक है, तो ये ट्रिक है मैच, MATCH। आप इसको बड़े लिख सकते हैं। ठीक है, मैच आप इसको बड़े लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं मास्ट सेल से। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इसको जनरेट होने में टाइम नहीं लगता। एक और होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, उसको जनरेट होने में टाइम लगता है। बट इन दोनों में एक डिफरेंस और ये है, एक तो ये फास्ट हो गया और इसके साथ साथ में क्या हो गया, ये अनस्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड है। इसको अपन और भी डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक नहीं है एक एंटीजन के लिए। ये एक कॉमन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल पे, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा। यानी सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक कॉमन पॉइंट पकड़ लेगा। अलग 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 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है वो अलग अलग को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो अलग अलग को रिकॉग्नाइज करता, सॉरी अलग अलग को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मोर देन 1 बिलियन माइक्रोब्स या एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये 1000 के आसपास ही कर सकता है। और ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं, इननेट इम्यूनिटी। तो इमीडिएटर्स के अंदर ही सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहला मैच जो हमने देखा था उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल्स को ट्रिगर कौन करता है, तो इसको 3 चीजें ट्रिगर करती है। कौन कौन सी, तो इसको ट्रिगर कौन कर रहा है, ए सबसे पहले टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा। ठीक है, मास्ट सेल को ट्रिगर करता है टिश्यू ट्रॉमा। इसके साथ साथ में
इसको और कौन ट्रिगर करता है? इसको ट्रिगर करता है C3A एंड C5A कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अभी अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। और नंबर सी आपका इंटरलिंकिंग ऑफ आईजीई जो एंटीबॉडी होती है, मतलब सरफेस आईजी, बेसिकली सरफेस सेल सरफेस पे जो आईजी होती है, इंटरलिंकिंग ऑफ सरफेस आईजी बाय एंटीजन। इसका क्या मतलब? ये दोनों तो आपको समझ में आई गया होगा। टिश्यू ट्रॉमा, बेसिकली टिश्यू को भी डैमेज होता है। C3A एंड C5A कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी हम जब देखेंगे तो उसके अंदर C3A और C5A जो प्रोटीन्स होते हैं ये वो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरलिंकिंग ऑफ सरफेस आईजी बाय एंटीजन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये सेल की सरफेस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये सरफेस सेल की सरफेस पे एंटीबॉडी है, कौन सी? आईजीई, ये दोनों आईजीई एंटीबॉडी है। अब कोई एंटीजन है जो इससे आकर के भी अटैच है और इससे आकर के भी अटैच है, ठीक है। ये कोई एंटीजन है और ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक, आईजीई एंटीबॉडी। तो बेसिकली इंटरलिंक हो गई सेम एंटीजन से, तो ये इस सेल को, मास्ट सेल को ट्रिगर कर देगा, ठीक। अब मास्ट सेल करता क्या है? तो मास्ट सेल क्या करता है कि हिस्टामिन नाम सुना होगा आपने। एक्चुअली मास्ट सेल के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक तो इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक डिलेड रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो मास्ट सेल के अंदर प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स जो पहले से बना रखे उसने, उसको रिलीज कर देता है वो बाहर की तरफ। तो हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन करता है वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन करेगा और मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो यार इफेक्ट्स क्या आ जाएंगे? इफेक्ट्स ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्या आ जाएगा? इफेक्ट्स ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स। सबसे पहला वेसोडाइलेशन, और नंबर 2 इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, इंक्रीज परमिएबिलिटी। अच्छा, वेसोडाइलेशन होगा किधर? वेसोडाइलेशन होगा आर्टीरियोल्स में। वेसोडाइलेशन कहां होगा? आर्टीरियोल्स में, ठीक है, आर्टीरियोल्स। और इंक्रीज परमिएबिलिटी, ये हिस्टामिन की रिस्पॉन्सेज है, बेसिकली हिस्टामिन ही करवा रहा है, बाय हिस्टामिन, ठीक है। तो ये तो इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिलेड रिस्पॉन्स। तो डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स में क्या? देखिए यहां पे जो हमने मैच पढ़ा था इसके अंदर ए जो था, मैच के ए के अंदर इसमें था अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। तो डिलेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स का सीक्रेशन होने लग जाता है, सीक्रेशन ऑफ अरेकिडोनिक एसिड ए मेटाबोलाइट्स, स्पेशली ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अभी अपन अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, उसमें अपन देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स दो। तो उसके अंदर मेनली ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, डिलेड रिस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, तो ये तो हो गया मास्ट सेल्स। अब एम के बाद में क्या था? ए। तो ए से क्या है? ए से अपने ये अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, तो अपन लिखते हैं अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। नंबर 2 अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है, आप लोग देख लेना अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स है बेसिकली। अरेकिडोनिक एसिड एम लिख रहा हूं मैं। तो अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स मतलब इनका जो रिलीज होता है सेल से, वो किससे होता है? किस एंजाइम से होता है? वो होता है फॉस्फोलाइपेज A2। मतलब मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं और मेम्ब्रेन पे ये एंजाइम होता है जो इसके रिलीज में हेल्प करता है, फॉस्फोलाइपेज A2। मेम्ब्रेन पे एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है।
एराकिडोनिक एसिड इससे रिलीज होता है। अब एराकिडोनिक एसिड जब फॉस्फोलाइपेज A2 इसको सीक्रेट करने में हेल्प कर देता है, तो इस पे दो एंजाइम काम कर सकते हैं, या तो 5' लाइपोऑक्सीजनेज या फिर साइक्लोऑक्सीजनेज। आपने नाम सुना होगा कॉक्स, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज या तो काम कर सकता है लाइपोऑक्सीजनेज। तो सबसे पहले अपन काम देखते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज का। मतलब अगर एराकिडोनिक एसिड का जो एराकिडोनिक एसिड है उसमें साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करे तो क्या होगा। देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज अगर एंजाइम एक्ट कर रहा है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड का प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाएंगे ड्यू टू द एक्शन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप होते हैं PG, अब इसको याद रखने का तरीका IDE। PG तो कॉमन है ही, IDE। अब 2 लगा दो सब में, PGI2, PGD2, PGE2। प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये तीनों ही वेसोडाइलेशन का काम कराता है। वेसोडाइलेशन, ठीक है। इसके साथ साथ में वेसोडाइलेशन के साथ साथ में इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। वैस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। अब इनमें से जो PGE2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2, इसका क्या काम होता है PGE2 को? PGE2 ये सब तो करता ही, इसके साथ साथ में दो चीजें और रेगुलेट करता है, इसके नाम में ही है, P और E। कैसे? P से हो गया पेन और E फीवर रेगुलेट करता है, ठीक है। फीवर भी करवाएगा और पेन का भी काम करवाता है। पेन कैसे? जो नर्व एंडिंग्स होती है उनको सेंसिटाइज करा देता है, उनको ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। कहां पे? जहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की एक्टिविटी से क्या होता है। अब अपन देखते हैं लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम, 5 लाइपोऑक्सीजनेज, उसकी एक्टिविटी से क्या होता है, ठीक है। 5 लाइपोऑक्सीजनेज। 5 लाइपोऑक्सीजनेज क्या है बेसिकली? जैसे वो साइक्लोऑक्सीजनेज कन्वर्ट कराता है एराकिडोनिक एसिड को आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, ये कन्वर्ट कराता है एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स, जो हमने पढ़ा था ल्यूकोट्राइन्स, उसमें कन्वर्ट कराता है। बेसिकली किसमें कन्वर्ट करा देगा? ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट करा देगा। अच्छा, अब ल्यूकोट्राइन्स जो है आपने इसका हमने क्या पढ़ा था, डिलेड रिस्पॉन्स जो आ रहा था मास्ट सेल के अंदर, उसमें ये सीक्रेट हो रहा था। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट ही, लेकिन मेनली ये सीक्रेट होता है मास्ट सेल डिलेड रिस्पॉन्स में। ल्यूकोट्राइन्स के भी 4 टाइप, इनको याद रखना बहुत आसान है, B C D E। LT लगा दो अभी, LT यानी ल्यूकोट्राइन्स, LT ल्यूकोट्राइन B C D E कितने हैं टोटल? 4 है, तो 4 लगा दो। ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 E4, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 E4, 4 टाइप के। सारे के सारे क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन में करा था वेसोडाइलेशन, ये कराएगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंड ब्रोंकोस्पैज्म। ब्रोंकोस्पैज्म बेसिकली ल्यूकोट्राइन्स कर क्या रहे हैं? ये स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म। और एक और काम होता है वापस से इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। अब ये कैसे काम करता है? वैस्कुलर परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है? सो हियर आई विल ड्रॉ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है कि ब्लड वेसल के अंदर कौन से सेल्स होते हैं?
एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स है। अब एंडोथीलियल सेल्स के बेस पे कहीं कहीं पर कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है पेरीसाइट्स, ठीक है, पेरीसाइट्स। ऐसे जैसे ग्रीन वाले जो सेल्स है फॉर एग्जांपल दे आर पेरीसाइट्स, ठीक है, मान लीजिए पेरीसाइट्स है, लेट्स कंसीडर दीस आर पेरीसाइट्स। अब अगर अच्छा पेरीसाइट में पहले तो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पेरीसाइट, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेरीसाइट है ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये वाला जो पेरीसाइट है ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या होगा, ये जो बीच में गैप है एंडोथेलियम के बीच में, ये जो जहां पे जुड़े हुए हैं ये सेपरेट हो जाएगा, तो बाद में ऐसा दिखेगा कुछ, ऐसा बेसिकली गैप बन जाएगा इनके बीच में पेरीसाइट से खींचने की वजह से, ठीक, ऐसा गैप बन जाएगा बीच में, तो यहाँ से कुछ नहीं फ्लूइड वगैरह एग्जिट कर सकता है बाहर। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था इडीमा का, वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लूइड एग्जिट कर पा रहा है बाहर, ठीक है, तो गैप बन जाएगा बीच में, तो वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी ना, ठीक है, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होगा, मल्टीपल जगह पर होगा ब्लड वेसल के अंदर, तो मल्टीपल जगह पर ऐसे पोर्स बनने लगेंगे, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा ये देख लिया हमने अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट और उनके फंक्शन। अब क्या था MAT, टी वाला काफी इंपॉर्टेंट है, टोल लाइक रिसेप्टर्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूं, टोल लाइक रिसेप्टर्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, इनका अपन TNRs भी बोलते हैं। अब देखिए TNRs जो है टोल लाइक रिसेप्टर, इनके काफी सारे टाइप होता है, पर इनमें से अभी हमारे काम का है TLR टाइप 4। TLR टाइप 4 जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, LPS को, यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड को। तो TLR4 जो है उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है CD14। CD14 एक रिसेप्टर होता है सेल के सरफेस पे, वो रिकॉग्नाइज करता है LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल पे होता है, कौन से बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड, और उसको रिकॉग्नाइज करता है टोल लाइक रिसेप्टर, कौन सा, TLR4, और TLR4 का एग्जांपल CD14 रिसेप्टर जो होता है रिकॉग्नाइज करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड को, ठीक है, तो CD14 ये रिसेप्टर होता है। अब जैसे CD14 रिसेप्टर को LPS मिलेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली स्टिमुलेट करेगा, और CD14 रिसेप्टर फिर किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को, इसका नाम है NF कापा बी, NF कापा बी को स्टिमुलेट करेगा, और NF कापा बी जो है ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कौन सा होता है, जो आपने पढ़ा था ना, एनहांसर जीन या रिप्रेसर जीन वगैरह, एनहांसर प्रोटीन्स वगैरह, सब एनहांसर प्रोटीन जीन नहीं, एनहांसर प्रोटीन्स, तो ये एनहांसर जीन्स हो गया। NF कापा बी जो है ये स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ इम्यून मीडिएटिंग प्रोटीन्स को, इम्यून मीडिएटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा, एनहांसर है ना इसलिए, तो स्टिमुलेट करेगा इम्यून प्रोटीन्स को, इम्यून प्रोटीन फॉर्मेशन को, इम्यून प्रोटीन फॉर्मेशन, इम्यून प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा, ये FORMN मतलब फॉर्मेशन, इम्यून प्रोटीन्स फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर की फंक्शनिंग है, टोल लाइक रिसेप्टर के एक टाइप की CD14। अच्छा इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे, टोल लाइक रिसेप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, MATC, सी बहुत फिर से वापस बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर क्या है, इसका नाम कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि दिस कॉम्प्लीमेंट्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसी बेसिकली इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर ही है ना, तो इन्फ्लेमेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये जो प्रोटीन्स है इसलिए इनका नाम पड़ गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम,
तो इनको स्टिमुलेट 3 तरह से किया जा सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम एक चीज पढ़ेंगे, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है उसका, वो भी मैक ही है बेसिकली, याद करने का तरीका, लेकिन उसका फुल फॉर्म मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं, MAC। ये स्टिमुलेटर्स है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। सिस्टम को एक्ट करने वाले 3 पाथवेज, 3 कौन कौन से? MAC, उसमें C क्या है? C इज क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे को स्टिमुलेट कैसे किया जाएगा? तो GM, IgG और IgM एंटीबॉडीज जो है, इनमें C1 प्रोटीन अगर बाइंड करता है, तो व्हेन C1 बाइंड्स टू IgG एंड IgM, इसको याद रखने का तरीका है GM मेक्स क्लासिकल कार्स। तो GM इज अ कंपनी बेसिकली, इज अ कार कंपनी, कार मेकिंग कंपनी which is called General Motors, which stands for General Motors, which makes classical cars. तो GM makes classical cars, याद रखने का तरीका है। फिर A से है अल्टरनेटिव पाथवे। अब अल्टरनेटिव पाथवे कब स्टिमुलेट होता है? जब माइक्रोब्स ब्लड के अंदर एंट्री ले ले। माइक्रोब्स अगर ब्लड के अंदर एंट्री ले ले तो अल्टरनेटिव पाथवे ट्रिगर होता है। तो या तो माइक्रोब्स या फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। अब इसके बाद में है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन भी स्टिमुलेट कर सकता है ना। व्हाट आर लेक्टिन्स? लेक्टिन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स व्हिच कैन बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेक्टिन्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनिज्म। अब लेक्टिन क्या करता है? लेक्टिन बाइंड करता है मैनोज से और वो स्टिमुलेट कर सकता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है। देखिए जो तीनों पाथवेज है स्टिमुलेट करने की, इनका एंड रिजल्ट सेम है। एंड रिजल्ट इनका क्या है कि जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है उसको ये स्टिमुलेट करता है। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा? C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा C3A और C3B, ठीक है। फिर C3 कन्वर्टेज अल्टीमेटली C5A में कन्वर्ट हो जाएगा और C5A कन्वर्टेज C5 कन्वर्टेज ये बेसिकली फॉर्म करेगा C5 से C5A और C5B, इन दो प्रोटीन्स को। अब इनमें देखिए जो C3A है और जो C5A है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? आपको याद है? ये स्टिमुलेट करता है मास्ट सेल्स। अपन ने पढ़ा था मास्ट सेल्स। C3A और C5A स्टिमुलेट द मास्ट सेल्स। अब इनमें से C5A एक काम और करता है, वो क्या? इज एन अट्रैक्टेंट जो भी है स्पेलिंग, फॉर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को जहां पे भी लोकेटेड वहां पे बुलाने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स को, इसलिए अट्रैक्टेंट फॉर न्यूट्रोफिल्स, ठीक। फिर C5B का आगे काम आता है। C3B जो है, C3B क्या करता है? अब C3B क्या करता है? C3B इज बेसिकली एन ऑप्सोनिन फॉर न्यूट्रोफिल्स अगेन। तो ऑप्सोनिन क्या होता है? ऑप्सोनिन मतलब अगर जिस सेल को फेगोसाइटोसिस करना है, जिस सेल का फेगोसाइटोसिस करना, मतलब एक सेल है या तो माइक्रोब है जो भी, उसका अगर फेगोसाइटोसिस करना, उसको किसी मैक्रोफेज को आकर के खाना है, तो उस मैक्रोफेज को पता कैसे पड़ेगा कि यही वो सेल है जिसका फेगोसाइटोसिस होना है? क्योंकि मैक्रोफेज बेसिकली ब्लाइंड है, तो मैक्रोफेज को एक तरह से चश्मा पहनाने का काम करता है ऑप्सोनिन। मैक्रोफेज को बताने का काम करता है कि यहां पर प्रेजेंट, ठीक है। C5B, अब C5B जो है ये क्या करेगा? C5B विल बाइंड, C5B एक्चुअली बाइंड करता है, C5B बाइंड या कॉम्प्लेक्सेस, C5B बाइंड और कॉम्प्लेक्सेस विद C6 to C9 प्रोटीन्स, C6 to C9 प्रोटीन्स। और इस C6 to C9 प्रोटीन से जब C5B बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? मैक बनेगा, फिर से MAC, मैक। एंड व्हाट इज मैक हियर? दिस इज नॉट दिस वन मैक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक हियर? इट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स।
What is membrane attack complex? Basically, it will drill a pore into the membrane of the cell which is supposed to be phagocytosed. Drills a pore in the membrane. तो जिस सेल का फेगोसाइटोसिस होना है, उस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर ड्रिल कर देगा, बेसिकली पोर कर देगा, और पोर्स से फिर एपोप्टोसिस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूजुअली नॉर्मली जब इन्फ्लेमेशन नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नॉर्मली ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सर्कुलेट करता है, इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, अभी हो गया MATC, अब इसके बाद में H। तो H से क्या है? H से हैजमेन फैक्टर। हैजमेन फैक्टर, हैजमेन फैक्टर क्या है? मैंने आपको बताया था कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें 12th नंबर का जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो है। इसके साथ साथ में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी ट्रिगर कर सकता है, और इसके साथ में एक काम और करता है, वो है काइनिन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है काइनिन सिस्टम, काइनिन सिस्टम। इसमें क्या है, बेसिकली क्या करेगा, लाइसिस कर देगा किसका, HMWK। व्हाट इज HMWK? इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन, और इसका लाइसिस जब हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन, और ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये करता है वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन करता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, और एक काम और करता है वो है पेन स्टिमुलेट करता है। और पेन स्टिमुलेट करने के लिए, पेन स्टिमुलेट करने के लिए एक और कौन सी चीज पढ़ी थी हमने, वो था PGE2, PGE2 पढ़ी थी, और ये भी पेन स्टिमुलेट करता है, सेम मैकेनिज्म, नर्व एंडिंग्स को सेंसिटाइज करके। ठीक है, पेन स्टिमुलेट करता है ब्रेडिकाइनिन, वेसोडाइलेशन और इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। अच्छा, ये तो हो गए हमारे मीडिएटर्स। अब साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्या क्या साइंस आएंगे, तो रूबोर और कैलोर। अब व्हाट इज रूबोर? रूबोर इज रेडनेस, लाल हो जाएगा वहां पे। और कैलोर, कैलोर क्या होता है, वार्म, गर्म हो जाएगी वो जगह जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इन दोनों का रीजन सेम है। इन दोनों का रीजन ये, एक तो वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेसोडाइलेशन हो रहा है किसके अंदर, आर्टीरियोल में, तो वेसोडाइलेशन की वजह से एक तो, और इसके साथ साथ में क्या होता है, कैलोर, वार्मथ, वार्मथ का भी यही कारण है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ में मतलब ब्लड फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो होगा क्या, ब्लड फ्लो भी बढ़ रहा है और वहां पे टिश्यू जो है वहां पे इडीमा हो रहा है, तो जो वार्म फ्लूइड है वो टिश्यू के नीचे एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए रेडनेस प्लस वार्मथ हमको दिख रही है ब्लड फ्लो की वजह से, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, बेसिकली रूबोर एंड कैलोर। पेन, पेन का हमने देखा था, सेंसिटाइज हो जाता है ब्रेडिकाइनिन और PGE2। फीवर, फीवर के लिए क्या होता है, फीवर के लिए ये होता है कि जो आपकी ये है LPS, एग्जाम्पल के लिए, अच्छा इन ये जो LPS वगैरह, हाँ ये मैं आपको टोल लाइक रिसेप्टर्स में बता रहा हूँ, भूल गया, दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। ये जो LPS है, या फिर जो मैंने आपको बताया था कॉमन पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा वो माइक्रोब के ऊपर, इनको पैम्प्स बोलते हैं, पैम्प्स, PAMPS, पैम्प्स। नाउ व्हाट आर पैम्प्स? दे आर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। बेसिकली पैथोजन के साथ एसोसिएटेड है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है पैथोजन, उसके साथ में क्या एसोसिएटेड है, मॉलिक्यूलर पैटर्न, और पैटर्न क्या, ये LPS, लाइकोपॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये तो एक दूसरी बात थी। इसमें से जो LPS है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेज को, किस चीज के लिए, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करने के लिए। और जो इंटरल्यूकिन 1 है वो क्या करता है, वो सिक्रीट करवाता है, वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। और साइक्लोऑक्सीजनेज आपको पता है
कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाएगा, उनमें से जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो फीवर करवाना था। कैसे करवाता? वो जो पेरीवैस्कुलर सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस है उसके अंदर जो सेट पॉइंट होता है बॉडी के टेम्परेचर का, सेट पॉइंट क्या होता है बॉडी टेम्परेचर का? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 37 नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर इसको फीवर करवाना है तो ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि सेट पॉइंट जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 नहीं, फॉर एग्जांपल 38 है, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस? वो मीडिएट करेगा कई सारे प्रोसेसेस को और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है, ये पैम्स है बेसिकली। और क्योंकि ये जनरेट कर रहा है फीवर को, इसलिए इसको नाम देते हैं पायरोजन। पायरोजन भी है ये। ठीक है, PGE2 कहाँ, और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ है? ये हो रहा है पेरीवैस्कुलर सेल्स, पेरीवैस्कुलर सेल्स। ठीक है, तो ये इन तीनों के मैकेनिज्म थे बेसिकली। इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या क्यों आते हैं, कारण है। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की पार्ट 1 थी, इसके बाद में पार्ट 2 भी आएगी। कोशिश करूंगा मैं 2 पार्ट तक रेस्ट्रिक्टेड रख दूं, और मे भी हो सकता है पार्ट 3 भी आए, बट कोशिश करूंगा पार्ट 2 तक ही इसको मैं फिनिश कर दूं एक्यूट इन्फ्लेमेशन को। तो पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट में इसकी फर्दर डिटेल देंगे। ओके, थैंक यू।